नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। इस फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को फोर्थ यूनिट स्टार्ट करवा रखी थी। फोर्थ यूनिट थी फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में मैं आप लोगों को अभी तक फोटोकेमिस्ट्री के लॉज पढ़ लिए हमने, जिसमें हमने एक लॉ पढ़ा था स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ ये कहता है कि एक फोटोन से एक ही मॉलिक्यूल एक्टिव होता है और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मींस वहां पे इक्विवेलेंट 1:1 की फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि एक मॉलिक्यूल ने एक फोटोन अब्सॉर्ब किया और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे एक से ज्यादा फोटोनों की रिक्वायरमेंट होती है उस मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए, और कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जहां पे एक से कम, एक ही फोटोन से एक से ज्यादा जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिव होके बहुत सारे प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब रिलेशंस को स्टडी करने के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, क्वांटम यील्ड। ये जो क्वांटम यील्ड है ये क्वांटा का एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रिएक्शन की स्पीड और उस क्वांटा के बीच में। क्या है ये जो क्वांटम यील्ड जो है ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, रिएक्शन के रेट या बनने वाले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस और उनके द्वारा अब्सॉर्ब्ड क्वांटा के बीच में। तो क्वांटम यील्ड जो है वो क्वांटम यील्ड को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब हम ये क्वांटम यील्ड पढ़ेंगे। एमएससी फाइनल ईयर का पेपर फर्स्ट का पार्ट पढ़ रहे हैं हम। इसमें मैं आपको यूनिट फोर्थ फोटो केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। फोटो केमिस्ट्री में मैंने आपको फोटो लॉज बता दिए थे, फोटो केमिस्ट्री के लॉज बताए थे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है क्वांटम यील्ड, ये स्टडी कर रहे हैं। क्वांटम यील्ड को हम Q से डिनोट करते हैं। क्वांटम यील्ड को हम Q से डिनोट किया जाता है। बहुत जगह इसे फाई से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q से भी डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। कुछ बुकों में इसको स्मॉल q से भी डिनोट किया गया है। क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन क्या है? क्वांटम यील्ड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन पर क्वांटा। एक क्वांटा अब्सॉर्ब करने से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम यील्ड कहलाती है। क्वांटम यील्ड क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने क्वांटा पर क्वांटा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या गया? क्वांटम यील्ड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undergo in chemical reaction by absorbed per unit क्वांटा, पर यूनिट क्वांटा या फोटोन। तो जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Q जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स
molecules to form product in a given time, एक particular time में, upon number of photon absorbed by reacting molecules in a given या उसी पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर में फोटोन अब्सॉर्ब किए गए और कितने नंबर में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हुए, अपॉन में कितने नंबर में फोटोन उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब किए गए। ये जो रेशो कहलाता है ये क्वांटम यील्ड कहलाता है। इसको हम दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि कितने नंबर में प्रोडक्ट बने, क्योंकि जितने रिएक्टेंट बने, प्रोडक्ट की जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन ए गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको दूसरी फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ molecules which form in a particular time या given time upon number of absorbed photon in a given time या that time। ये हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। यदि हम मोल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो जब मैंने आपको स्टार आइंस्टीन लॉ बताया था तब ये कहा था कि वन मोल आयंस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब्ड फोटोन क्या कहलाते हैं, वन आइंस्टीन कहलाते हैं, वन आइंस्टीन कहलाते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक ही फोटोन अब्सॉर्ब किया गया था। तो टोटल एनर्जी एच न्यू से डिनोट की थी, आइंस्टीन एनर्जी निकाली थी ई, आइंस्टीन की फॉर्म में लिखा था ई से डिनोट किया था, और वन मोल मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब्ड एनर्जी कितनी थी, वन मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इतने, Na। तो Na और एक मॉलिक्यूल के द्वारा अब्सॉर्ब्ड एनर्जी वन फोटोन, और तो हमने इसको एच न्यू किया था, और ये एनर्जी क्या कहलाई थी, वन आइंस्टीन एनर्जी कहलाई थी। तो यदि मैं इसको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या जो बनने वाले प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनको नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी तो क्या लिखूंगी, नीचे जो फोटोन है उनकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइंस्टीन एनर्जी। क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइंस्टीन। तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूं, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi इक्वल टू नंबर ऑफ moles of reacting molecules in a given time upon number of Einstein absorbed in a given time।
प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन अब्सॉर्ब्ड इन ए गिवन टाइम, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म होने की या रिएक्टेंट के रिएक्ट करने का जो रेशो है पर्टिकुलर टाइम में, पर टाइम, यही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। यही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखते हो? रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन में चेंजेस अपॉन में टाइम, ये लिखते हो, कंसंट्रेशन में चेंजेस अपॉन टाइम इन ए गिवन टाइम, मींस पर्टिकुलर टाइम में जो कंसंट्रेशंस में चेंजेस हो रहे हैं। कंसंट्रेशंस में क्या है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट हो रहे हैं या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं। तो यही तो ऊपर वाला तो हमारा क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में ये भी तो लिख सकते हैं, फाई रेट of reaction upon number of Einstein। एनर्जी भी लिखी हुई रहती है, आप नंबर ऑफ आइंस्टीन या नंबर ऑफ आइंस्टीन एनर्जी अब्सॉर्ब एट गिवन टाइम, इस फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई को। रेट ऑफ रिएक्शंस अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन अब्सॉर्ब एट ए गिवन टाइम। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें फाई की वैल्यू, स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। क्या कहा था कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को अब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग तो फाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें फाई की वैल्यू 1 से कम होती है और कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें फाई की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हम इनको फाई के अकॉर्डिंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन रिएक्शंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फाई ग्रेटर देन 1 जिसको हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन कहा गया। फाई की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके के मल्टीपल में भी हो सकती है और फाई की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। मीन्स लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस और हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस, हम 2 तरीके की रिएक्शंस पढ़ते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड के आधार पे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? फाई ग्रेटर 1, फाई 1 2 3 मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल में, और फाई लेस देन 1। हम 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं। जहां पे फाई ग्रेटर देन 1 होता है वो हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन कहलाती है। क्या कहते हैं हम इनको? हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन। ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? स्मॉल इंटीग्रल क्वांटम रिएक्शन। और वो क्या कहलाती है? लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन।
जितनी भी चेन रिएक्शंस होती हैं वो हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस होती हैं, जैसे H2 plus Cl2 2HCl फोटोकेमिकल रिएक्शंस आप होपफुली एमएससी प्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स में फोटो केमिकल रिएक्शंस की फोटो काइनेटिक्स पढ़ी होगी, जहां पे आप ये रिएक्शंस पढ़ चुके होंगे। इनकी फाई की जो वैल्यू होती है ये 10⁴ से 10⁻6 होती है। देखो कितनी ज्यादा होती है। ये रिएक्शंस जब आप पढ़ते हो तो चेन रिएक्शंस पढ़ते हो, यहाँ पे एक इनिशिएटर बन जाता है। एच न्यू अब्सॉर्ब, वन फोटोन अब्सॉर्ब करके एक इनिशिएटर बन जाता है रेडिकल की फॉर्म में, और उसके बाद ये इनिशिएटर्स कंटिन्यू जो है वो और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता रहता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मींस एक फोटोन से हमें बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है और उनके द्वारा अब्सॉर्ब किए गए फोटोन की वैल्यू 1 है। तो ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, 10⁴ से 10⁻6 के बीच में मिलती है ये इनकी रिएक्शंस। H2O2 दूसरा एग्जांपल है H2O2, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल्स के थ्रू ही होती है। H2O2 वाली जो रिएक्शंस भी आपने पढ़ी होगी, जहां पे 2H2O प्लस O2 फॉर्म हुआ था, इसके भी फाई की वैल्यू 10⁻2 के आसपास होती है। तो ये भी यहाँ पे भी हाई क्वांटम यील्ड मिलती है। ये जो रिएक्शंस होती हैं ज्यादातर ये फ्री रेडिकल्स के थ्रू हो रही है, चेन रिएक्शंस के थ्रू हो रही है। अब देखो हम एक लो क्वांटम यील्ड में भी चेन रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगा HBr की रिएक्शंस पढ़ते हो आप, फोटोकेमिकल रिएक्शंस HBr की पढ़ते हो। उस HBr में आप एक स्टेप यूज करते हो, आपने वहां पे एक चैन इनहिबिटर स्टेप यूज की होगी, जहां पे बनने वाला प्रोडक्ट जो HBr है वो वापस जो है वो डीएक्टिवेट हो रहा था, H2 और Cl की फॉर्म में, ये Br की फॉर्म में टूट रहा था। मींस वहां पे एक चेन इनहिबिटर स्टेप थी, इसलिए जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रहा था, तो वहां पे फाई की जो वैल्यू है वो कम होती है। ये भी रिएक्शन तो चेन रिएक्शन ही होती है। तो H2 प्लस Br2, इससे 2HBr बना था, और इसके फाई की वैल्यू होती है 0.01। देखो कितनी कम हो गई, मीन्स 10⁻⁻2 के आसपास हो गई, 10⁻⁻2 के आसपास हो गई। तो ये क्या है, इसमें एक बनने वाला इनहिबिटर्स होता है, इसलिए ये रिएक्शंस जो हैं वो स्लो स्पीड से होती है। बहुत सारे फोटोन से कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। स्मॉल इंटीग्रल क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शंस जो है उसका एग्जांपल है H2 प्लस I2 से 2HI बनता है, और इसके फाई की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। ये इनके एग्जांपल्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ रिएक्शंस का हाई क्वांटम यील्ड क्यों होती है, कुछ रिएक्शंस की लो क्वांटम यील्ड क्यों होती है। इनके अब हम रीजन पढ़ते हैं कि हाई क्वांटम यील्ड का क्या रीजन है और लो क्वांटम यील्ड का क्या रीजन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाई क्वांटम यील्ड के रीजन, कि हाई क्वांटम यील्ड के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि एक क्वांटा से एक इनिशिएटर बने और उसके बाद चेन रिएक्शंस मींस वो इनिशिएट होते हुए चेन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें। तो वो हम पढ़ रहे हैं रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड। रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि एक क्वांटा के द्वारा
एक फोटोन के द्वारा बहुत सारे, मीन्स प्राइमरी प्रोसेस में तो एक मॉलिक्यूल एक्टिव हो और उसके बाद ये जो प्राइमरी प्रोसेस में जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ये सेकेंडरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करता हुआ चला जाए। पहला तो क्या है, ए कोई मॉलिक्यूल था, इसने प्राइमरी प्रोसेस में क्वांटा अब्सॉर्ब किया और ए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। एक ही क्वांटा लिया, अब ये ए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरे डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल से कोलोजन करे और उसको भी एक्टिवेट कर दे, उसको भी एक्टिवेट कर दे और कंपाउंड फॉर्म हो जाए। क्या प्रोसेस हो रही है, पहली स्टेप फर्स्ट प्राइमरी स्टेप में मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फोटोन एब्सॉर्ब करता है, एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक क्वांटा से कितने मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स यूज आ रहे हैं। एक रिएक्शन, एक क्वांटा से कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन को बनाने के लिए, दो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि दूसरा रीजन कि ये चेन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें। कौन सी रिएक्शन में, चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। चेन रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप होती है। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल फोटोन अब्सॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है। रेडिकल्स के थ्रू में आपने देखा होगा कि सबसे पहले Cl2 फोटोन अब्सॉर्ब करता है और Cl रेडिकल फॉर्म करता है। ये Cl रेडिकल्स जो है सेकंड स्टेप में H2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है और HCl प्लस H रेडिकल्स बनाता है। ये वापस H रेडिकल्स जो है वो वापस Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और HCl प्लस Cl रेडिकल बनाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स जो है वो चलती रहती हैं और बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। एक ही फोटोन के थ्रू बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो ये दूसरा इसका रीजन है कि चेन रिएक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि इनमें जो बनने वाला एक्टिव प्रोडक्ट है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करे। क्या कहा मैंने, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि इसमें जो बनने वाला जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है को फोटोन को एब्सॉर्ब किया, फोटोन एब्सॉर्ब करने के बाद जो मॉलिक्यूल एक्टिव हुआ है वो एज ए कैटलिस्ट यूज आ रहा है। कैटलिस्ट यूज आने के बाद बचे हुए रिएक्टेंट सारे मॉलिक्यूल्स को वो क्या कर देगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स थर्ड रीजन ये है कि ए फोटोन को अब्सॉर्ब किया और ये एक्साइटेड स्टेट में गया। अब बाकी के जितने भी मीन्स इस रिएक्शन में ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ये यूज आए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की फॉर्म में ये यूज आ रहा है तो भी फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये बाकी के बचे हुए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ ये रीजन है कि कुछ रिएक्शंस में फोटोकेमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप जो फोर्थ क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। प्राइमरी प्रोसेस जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी मींस उनसे उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी का भी वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक्साइटेड करने के लिए यूज कर लेंगे। क्या कहा मैंने, फोर्थ फॉर्म की फर्स्ट ए स्टार प्लस में एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक है
तो हीट रिलीज होगी। ये जो स्टेप है, ये स्टेप कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। प्राइमरी प्रोसेस में एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक स्टेप होगी। तो इनसे ये जो हीट निकल रही है, अब ये हीट यूज आएगी एज ए दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड करने के लिए। तो एक ही फोटोन से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सेकेंडरी स्टेप में ये जो हीट है, इसका यूज किया जाएगा आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए। अब फोटोनों का यूज नहीं होगा। तो ये रीजन थे हाई क्वांटम यील्ड के। पहला रीजन तो ये था कि कोई एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो, वो डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करे और प्रोडक्ट बनाए, तो वहां पे फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये रीजन था कि वो चेन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें। प्राइमरी प्रोसेस के बाद जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो चेन रिएक्शंस है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप आ जाती हैं, जिससे बहुत सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड जो रीजन था, थर्ड रीजन हमने लिखा था कि जो प्राइमरी प्रोसेस में जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बना, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एज ए कैटलिस्ट यूज आया। तो कैटलिस्ट यूज आएगा तो वो बहुत सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को भी एक्टिवेट कर देगा, तो वहां पे भी फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमने ये कहा कि इनकी जो प्राइमरी स्टेप थी, जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेप्स थी, वो प्राइमरी स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई या एक्सोथर्मिक स्टेप होगी। तो इस फॉर्म में, इस स्टेप में निकलने वाली जो थर्मल एनर्जी है, उसको यूज किया जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहां पे भी फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड। हम पढ़ रहे हैं रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड। लो क्वांटम यील्ड के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला कि जो प्राइमरी स्टेप में जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बना था, A प्लस एच न्यू से ये एक्टिव मॉलिक्यूल हुआ। उसके बाद ये जो प्राइमरी प्रोसेस के बाद ये जब सेकेंडरी प्रोसेस में गया, सेकेंडरी स्टेप के अंदर गया, तो ये डी एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ कोलोजन किया और दोनों ही ग्राउंड स्टेट में आ गए, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। पहली स्टेप क्या हुई कि प्राइमरी प्रोसेस में तो ये एक्टिव हुआ फोटोन एब्जॉर्ब करके, और जो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ये डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ कोलोजन किया और अपनी एनर्जी लूज कर दी, और दोनों ही डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। दूसरी बात, दूसरी स्टेप, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की प्राइमरी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, मीन्स ए ने फोटोन एब्जॉर्ब किया, एक्टिवेटेड हुआ, और ये और बहुत सारी प्रोसेस ये हो सकता है, यहां से ये फिजिकल चेंजेस की फॉर्म में चला गया, फिजिकल प्रोसेस हो गई, मीन्स ये अपनी एनर्जी जो है वो रेडिएटिव फॉर्म में लूज कर दी, तो ये वापस डीएक्टिवेट हो गया। केमिकल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या कहा कि प्राइमरी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, मीन्स एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कोई बहुत और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू वापस डीएक्टिवेट हो जाए, तो इससे भी क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। थर्ड प्रोसेस, ये जो प्राइमरी प्रोसेस में इसने जो फोटोन अब्सॉर्ब किया है, इस फोटोन की एनर्जी इतनी नहीं हो कि इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सके। इस मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल इनके पास एनर्जी नहीं हो। किसके पास?
इस फोटोन के द्वारा। इस फोटोन से इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी तो अब्सॉर्ब की, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ, एक फोटोन से एक्टिवेट नहीं हुआ, तो भी इसके क्वांटम यील्ड की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाएगी। चौथा रीजन कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, प्राइमरी प्रोसेस में तो ये एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने के बाद इसने जो कंटेनर है उसकी वॉल के साथ कोलोजन किया और अपनी एनर्जी लूज कर दी और डीएक्टिवेट हो गया। ये कोलोजन किया with other molecules और कंटेनर वॉल, और ये क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। ये किस फॉर्म में चला गया, डीएक्टिवेट हो गया, तो भी आपकी क्वांटम यील्ड जो है वो 1 से कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, चेन रिएक्शंस में एक स्टेप आती है चेन इनहिबिटर स्टेप। कुछ ऐसी चेन रिएक्शंस होती हैं जिसमें बनने वाला प्रोडक्ट ही उसका पॉइजन कैटलिस्ट का काम करे, बनने वाला प्रोडक्ट ही आगे पॉइजन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे या इनहिबिटर्स की तरह बिहेव करे, तो रिएक्शन का क्वांटम यील्ड जो है वो 1 से कम हो जाती है। क्या कहा, इनहिबिटर्स की तरह बनने वाला प्रोडक्ट, जैसे हम H2 प्लस Br2 की बात कर रहे हैं, तो इन रिएक्शंस में बनने वाला जो HBr है यही कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, यही वापस H और Br की फॉर्म में टूटना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, एक हम इसमें स्टेप पढ़ते हैं चेन इनहिबिटर्स, मीन्स बनने वाला ये HBr किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इनहिबिटर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। ये रीजन है क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम होने के, और हमने पहले रीजन पढ़े थे क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से ज्यादा होने के। अब हम बार बार कर रहे हैं फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू तो हम बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, और फिजिकल प्रोसेस में हम ज़ेप्लोस्की डायग्राम पढ़ेंगे। फिजिकल प्रोसेस में जो एनर्जी फोटोन से इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की, और उसके बाद इस मॉलिक्यूल्स में जो फिजिकल चेंजेस हुए जिसके कारण जो एनर्जीज में चेंजेस आए, वो हम बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू बहुत सारी टर्म्स समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को ज़ेप्लोस्की डायग्राम स्टडी कराऊंगी। थैंक यू।